आज अनंत चतुर्थी है और ये दिन गणेश उत्सव के अंतिम दिन के रूप में भी मनाया जाता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी धूम देखने को मिल रही है। विसर्जन से पहले लाल बागचा राजा के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु बप्पा के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे मुंबई वासी बप्पा के दरबार में उमड़ पड़े हों। विसर्जन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज अनंत चतुर्थी है और यह दिन गणेश उत्सव के अंतिम दिन के रूप में मनाया जाता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी धूम देखने को मिल रही है। विसर्जन से पहले लाल बागचा राजा के दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु बप्पा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरे मुंबई वासी बप्पा के दरबार में उमड़ पड़े हों। विसर्जन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं यूपी में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा शुरू हो गई है, जहां एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी पहुंचे। तो वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि पीटी की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होगी। यूपी में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा शुरू हो गई है, जहां एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देने परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। बता दें, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी पीटी की परीक्षा 6 और 7 सितंबर को हो रही है, जहां मुरादाबाद एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने पहुंचे परीक्षार्थी की बाहर चेकिंग भी हुई। परीक्षार्थियों ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कैसी तैयारी है? तैयारी ठीक है, लेकिन सेंटर बहुत दूर किया है। 240 किलोमीटर दूर है। दूर नहीं करना, जैसे सीतापुर कर देते हैं, लखनऊ कर देते हैं, यहाँ बहुत दूर आने में कठिनाई आई होगी। हाँ, तैयारी आ रही है। ये 4-5 साल का हो जाए तो ठीक है, हर साल दे रहे हैं। तैयारी ठीक है इस बार? हाँ, तैयारी है। अब क्या लाइन में खड़े हैं एग्जाम में? कितना तो लाइन लगेगा ही, ये तो है नहीं, चेक करेंगे उसके बाद जमा करेंगे। नहीं तो अब एंट्री पे जाएंगे। एंट्री पे जा रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम सेंटर के इंचार्ज सुनील गिरी ने क्या कहा, सुनिए। आज प्रारंभिक एड का परीक्षा एड 2025 का एग्जाम है। ये जीजे इंदुपुर कॉलेज का सेंटर है और यहाँ पर 480 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। सुबह की मीटिंग, शाम की मीटिंग में भी 480 बच्चे परीक्षा देंगे। दूर दूर से बच्चे आए हैं, मुरादाबाद का कोई बच्चा नहीं है और सुबह से ही लाइन लगी हुई है। और परीक्षा के शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए जैसे शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसी के आधार पर यहाँ पुलिस व्यवस्था की गई है। सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं और गेट के पास तलाशी हो रही है। उसके बाद मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग वगैरह चल रही है और उसके बाद बच्चा जब अंदर जाता है बायोमेट्रिक्स से उसकी उपस्थिति होने के बाद ही वो अपनी क्लास में पहुँच रहा है। और यहाँ जितना स्टाफ है उसकी बायोमेट्रिक हुआ है और उसके बाद क्लास में भी इनका एक बार रीचेकिंग दोबारा होगी। वहाँ भी बायोमेट्रिक से इनका दोबारा उपस्थिति चेक की जाएगी। इतनी व्यवस्था है कि किसी प्रकार की कोई समस्या अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है और सब ठीक ठाक रहेगा। सब व्यवस्था अच्छी है। क्या डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट में हमने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया हुआ और मूल आईडी, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है, उसकी मूल आईडी देखकर ही बच्चे को अंदर भेजा जा रहा है और 2 फोटो, क्योंकि ये हो सकता है किसी बच्चे का या अभ्यर्थी का फोटो मिसमैच हो तो उसको फॉर्म भरा जाएगा 4 तो उसमें फोटो की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए 2 फोटो भी दिए जाए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबियत खराब हो गई है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबियत खराब चल रही थी। वहीं अब आप नेता मनीष सिसोदिया उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। सुनिए उन्होंने सीएम की हेल्थ अपडेट को देते हुए क्या कुछ कहा। मैं समझता हूं कि उनका शरीर अभी यहाँ है पर आत्मा तो अभी पंजाब में ही है। पूरे पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति है उसी पर बात कर रहे थे। कह भी रहे थे कि 1-2 दिन में यहाँ हॉस्पिटल में रहते हुए ही मैं ऑफिसर्स के साथ बात करके अब जैसे जैसे पानी उतरेगा तो बाढ़ राहत के बाद जो जरूरत पड़ेगी गांव में उसके लिए पूरी योजना बनवा रहा हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबियत खराब हो गई है, जहां डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी
तबीयत खराब चल रही थी। वहीं अब आप नेता मनीष सिसोदिया उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे हैं। सुनिए उन्होंने सीएम की हेल्थ अपडेट देते हुए क्या कहा। पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की तबीयत पिछले 2-3 दिन से खराब चल रही थी। उनका इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हुआ था, इम्बैलेंस हुआ था और 2 दिन तो घर पे ही इलाज चल रहा था। हम सब लोग देख रहे थे उनको, लेकिन कल शाम को अचानक पल्स रेट काफ़ी नीचे आ गया, 44 तक आ गया था। तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके आए और कल से डॉक्टर्स की देखरेख में हैं। अभी उनकी तबीयत ठीक है, पल्स रेट भी ठीक है, कोई घबराने की चीज़ नहीं है। और मुझे लगता है डॉक्टर्स के हिसाब से अभी 1-2 दिन उनको और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर्स की एडवाइस है। उसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर पंजाब के लोगों के लिए फिर से काम करने लगेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका शरीर अभी यहाँ है, पर आत्मा तो अभी पंजाब में ही है। पूरे पंजाब में जो बाढ़ की स्थिति है उसी पे बात कर रहे थे और अभी कह भी रहे थे कि 1-2 दिन में यहाँ हॉस्पिटल में रहते हुए ही मैं ऑफिसर्स के साथ बात करके अब जैसे जैसे पानी उतरेगा तो बाढ़ राहत के बाद जो ज़रूरत पड़ेगी गांव में, उसके लिए पूरी योजना बनवा रहा हूँ और पूरी स्कीम पे उसी पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में यहाँ से ठीक होके फिर से पूरी तरह से वो मुख्यमंत्री के अपने सारे कामों को देखने लगेंगे। लेकिन अभी भी फ्लड रिलीफ को लेके और फ्लड के बाद जो स्थितियाँ गाँव में बन रही हैं उनको लेके उनकी चिंता बनी हुई है, उस पर काम कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक है, 1-2 दिन नहीं टेस्ट वगैरह सब हो रहे हैं और डॉक्टर्स की पूरी टीम की देखरेख में ही अब पल्स रेट उनका ठीक है। तो दिल्ली में लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी उसकी वजह से यमुना का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है और फिलहाल दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। पानी खतरे के निशान के ऊपर से चला जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से पूरा इलाका पानी पानी हो रखा है। दिल्ली में लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी उसकी वजह से यमुना का वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है और फिलहाल दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। पानी खतरे के निशान से ऊपर ही चला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा इलाका पानी पानी हो रखा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश ने हालात बेहाल कर दिए हैं। भारी बारिश और पहाड़ों के खिसकने के बाद राजौरी के लोगों के घर अब तबाह हो गए हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है ताकि जन धन का नुकसान ना हो। मौके पर पहुंचकर प्रशासन और सरकार लगातार हालत का जायजा ले रहे हैं और हर संभव मदद का भरोसा भी दिला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और बारिश ने हालात बेहाल कर दिए हैं। भारी बारिश और पहाड़ों के खिसकने से राजौरी के लोगों के घर-बार तबाह हो गए हैं, सड़कें टूट गई हैं और लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है ताकि जनधन का नुकसान न हो। मौके पर पहुंचकर प्रशासन और सरकार हालात का जायजा ले रहे हैं और हर संभव मदद देने का भरोसा दिला रहे हैं। मेरे मकान की कंडीशन देखिए, 62 मकान है, तो ये बिल्कुल रेजा रेजा हो गया। गंभीर मोहल्लों के लोग इस वक्त छपरियों में बाहर बैठकर गुजारा कर रहे हैं। ना ही यहाँ कोई आदमी किसी की हेल्प कर सकता है, ना ही कुछ। ये तो रोड की वजह से हुआ है या कुदरत की वजह से हुआ है, लेकिन इन लोगों की जीना मरना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं रहा। यहाँ किसी के पास टेंट नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, वो रात कैसे गुजारे। चलिए अब बात होगी राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के कारण भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन ये फरमान देर से जारी होने के बाद कई छात्र स्कूल पहुंचने के बाद भीगते हुए वापस लौटने के लिए मजबूर हुए। उदयपुर में भारी बारिश के कारण मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। लेकिन यह फरमान देर से जारी होने के कारण कई छात्र स्कूल पहुंचने के बाद भीगते हुए वापस लौटने को मजबूर हुए।
तो राजस्थान के जयपुर की सुभाष चौक में कमजोर इमारत ढह गई। जानकारी के मुताबिक इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद नागरिक सुरक्षा और एसडीआरएफ के द्वारा बचाव कार्य भी शुरू किया गया, जिससे 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। वहां के स्थानीय लोगों ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। राजस्थान के जयपुर के सुभाष चौक में एक कमजोर इमारत ढह गई। जानकारी के मुताबिक इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद नागरिक सुरक्षा और एसडीआरएफ द्वारा बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसमें 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहां के स्थानीय निवासी ने क्या कहा, सुनिए। 4 दीवारी में काफी मकान अपने को जर्जर मिलेंगे और जिनका संज्ञान निगम को भी लेना चाहिए, तो वो इस दिशा के अंदर कोई कदम नहीं उठा पा रहे। अब इसमें हो सकता है कि उनका कुछ हित हो, इस वजह से वो नहीं ले रहे, लेकिन काफी मकान ऐसे हैं जो जर्जर है, जिनके विषय में सोचना चाहिए। कुछ मकान मालिक किराएदार के ये 12:30 बजे की घटना है, 12:15 साढ़े 12 बजे की घटना है रात की। और जो 12:15 साढ़े 12 बजे की घटना है, उसके बाद में इसमें 2 लोगों की तो कैजुअलिटी सामने आ रही है और 5 लोग वहां पर हॉस्पिटलाइज्ड है। वहीं जयपुर के एडीसीपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने क्या कहा, वो भी सुनिए। वैसे आपको पता ही है 2-3 दिन से बारिश थोड़ी ज्यादा चल रही थी, तो ये वॉल सिटी के अंदर पुराने मकान है और रात को करीब 1:15 बजे के बीच में पुलिस के पास सूचना आई थी, तो पुलिस के मौके पे सभी अधिकारी मौजूद हो गए थे। सिविल डिफेंस को बुलाया गया था। चूंकि रेस्क्यू करने के लिए रास्ता दूसरा नहीं था, तो इस मंदिर साइड के रास्ते से जिधर से आप आए, इधर से रेस्क्यू किया गया था। इस मकान में करीब 19 लोग रह रहे थे किराए पे। 19 में से 7 इंजर्ड हुए, उसमें से 2 की डेथ हुई, एक प्रभात नाम से और एक उसकी बच्ची की डेथ हुई। अभी सर और भी निकाले जा रहे हैं सर? नहीं, अभी कुछ नहीं, रेस्क्यू पूरा हो गया। अब तो बस यही है, प्रिकॉशन के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे पुलिस लगी है। तो पंजाब में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से फाजिलका के आसपास के गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ और पंजाब सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। पंजाब में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से फाजिलका के आसपास के गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एनडीआरएफ और पंजाब सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बचाव अभियान के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ पीड़ित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हम यहाँ पर 27 अगस्त से कंटिन्यू लगे हुए हैं आज तक। तो कितने लोग रेस्क्यू कर चुके हैं और किस तरह से लोगों को खाना बचाते हैं आप रोज? अभी तक हमने लगभग 1500 लोगों, गांव वालों को रेस्क्यू कर चुके हैं और हमारी बोट है, उनसे हमको रिलीफ मटेरियल सारा, उनको पानी, खाना और बाकी तिरपाल, जो भी उनकी जरूरत का सामान है, मेडिकल किट, सारा सामान हमारी बोटों के द्वारा उनको पहुंचाया जा रहा है। तो रोज करते हैं सर? कितनी बोट चल जाती है इधर अंदर जाने में? और रोज हमारी बोटें चली रहती है, लगभग 40 फेरी हो जाती है एक बोट का, कंटिन्यू चले रहते हैं हम। कितनी बोटियां टोटल? टोटल हमारी टीम की 4 बोटें हैं। 160 रोज की बन जाती है? नहीं, टोटल 40 हो जाता है एक दिन का। तो और किस तरह से मदद कर रहे हैं आप? गांव वाले कुछ आना चाहते होंगे, कुछ नहीं आना चाहते होंगे? गांव वाले अभी कल से जब डीसी मैम का भ्रमण गांव में हुआ है, तब से गांव वाले लगातार बाहर आ रहे हैं। तो डीसी मैम ने अलर्ट किया है कि पानी आने वाला है, तो आप लोग जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, सारे गांव से बाहर निकलो और जो रिलीफ सेंटर बना रखे हैं सरकार में, उसमें सारे रहे। तो कितना डूंगा पानी है यहाँ पे, कितना आ रहा है और कहाँ से आ रहा है? सतलुज से? ये पानी सतलज नदी से आ रहा है और यहाँ पर पानी लगभग 15 से 20 फीट है और जो गांव है, गांव में 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। और भी पानी आ रहा है? पीछे से अभी सूचना मिली थी कल की पानी 3,30,000 क्यूसेक छोड़ा गया है, तो इसलिए डीसी मैम ने यहाँ पे गांव के लिए अलर्ट कर रखा है कि आप बाहर निकलो सारे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि साल 2024 के चुनाव परिणाम में ये साबित कर दिया है कि जिस नीतीश कुमार को जिन महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट दिए, ये आंकड़ा इस बात के गवाह है कि महिला सशक्तिकरण में बिहार रोल मॉडल है। बदलते दौर में नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, बल्कि इसके अलावा महिलाओं को काफी लाभ भी मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि नीतीश कुमार जी को महिलाएं सबसे ज़्यादा वोट देती हैं। ये आंकड़े इस बात के गवाह है और महिला सशक्तिकरण में बिहार रोल मॉडल है।
और बदलते दौर में नीतीश कुमार जी ने जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 7 निश्चय पार्ट 1, 2 में तो काम किया ही, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का एक बड़ा हिस्सेदार महिलाएं हुए, तो महिलाओं को उसका लाभ मिला। 125 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा उसको क्रियान्वित कर दिया। साथ ही साथ 2 लाख रुपया उन महिलाओं को जो 10,000 रुपया जो सूचीकरण होगा और 10,000 रुपया के साथ उनको 2,10,000 की कार्य योजना। ये तो पूरे उस समाज के वंचित समूह जो अति पिछड़ा और दलित महिलाएं हैं, विशेष करके अल्पसंख्यक हैं, उनके जीवन दशा को बदल देगा। तो नीतीश कुमार जी फैसला लेते नहीं केवल हैं, फैसला को क्रियान्वित करते हैं, निश्चय करते हैं, घोषणा नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार जी का काम तो घर घर में बोलता है। विरोधी भी इस बात को कबूल करते हैं कि हमारे घर में भी, हमारे गांव में भी अगर काम हुआ है तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ है। तो देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया और ये दिन समाज में शिक्षकों के योगदान को मान्यता देने और उनकी सराहना करने का भी अवसर है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक बड़ा कदम उठाया। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य और करने वाले शिक्षक सारस्वत और को अपने अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री निवास पर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित 19 जिलों के 37 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए और सम्मानित किया। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन समाज में शिक्षकों के योगदान को मान्यता देने और उनकी सराहना करने का अवसर है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक बड़ा कदम उठाया। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले शिक्षक सारस्वत को अपने अनुभव साझा करने हेतु मुख्यमंत्री निवास पर आमंत्रित किया। ये ऐसा कार्यक्रम है, गुजरात में ये पहली बार हुआ है कि छोटे से गांव के अंदर जो शिक्षक प्राध्यापक जो पढ़ाते हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, उसके साथ आज मुख्यमंत्री साहब ने सीधा संवाद किया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शिक्षक दिन के दिन बड़े बड़े शिक्षकों जो ज्यादातर काम करते हैं उसका सम्मान किया जाता है, मगर आज छोटे से गांव में जो शिक्षक कोई भी परिस्थिति हो, वो विकट परिस्थिति में भी शिक्षक अच्छी तरह से कैसे काम करता है, उसकी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री साहब ने नोंद ली है और उसके साथ आज उसने संवाद किया है। बड़ा अच्छा लगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री साहब से छोटे से गांव से हम आए और उसे मिले। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित 19 जिलों के 37 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया। बहुत सौभाग्य की बात है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री सर है, उन्होंने अचानक ही हम पे फोन आया कि आपको गांधीनगर मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठना है और आपके साथ संवाद करेंगे। हमारे लिए भी एक सौभाग्य और सरप्राइज था कि ऐसी कामगिरी की नोंद यहाँ पे राज्य के जो हमारे चीफ है वो ले रहे हैं और ट्राइबल में से बिल्कुल इंटीरियर तालुका में से ये शिक्षक पसंद हुए हैं। और हमारे जो वहीवटी तंत्र है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने भी उसमें खूब वर्क किया है कि भाई ऐसा काम आपने किया है तो आपको अप्रिशिएट करने के लिए मुख्यमंत्री आपको बुला रहा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा लगा। सर ने भी बहुत अच्छी बात की कि आपको जो भी स्कूल में चाहिए वो दिल खोलकर आप बोल सकते हो और जो डिपार्टमेंट है आपके लिए ही यहाँ पे है, आपके लिए अच्छा भी काम करेंगे। सीएम सर ने हमें प्रेरणा संवाद के लिए यहाँ इनवाइट किया था। प्रेरणा संवाद में हमें सीएम सर ने बहुत सी अच्छी माहिती दी और उसमें उन्होंने बताया कि आपके स्कूल में कुछ भी
चाहिए, कुछ सुविधा चाहिए या और कुछ भी तकलीफ हो तो आप हमें बता सकते हो, हम आपके लिए वो सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शिक्षकों को अपने निवास पर आमंत्रित कर प्रथम प्रेरणा संवाद का आयोजन किया, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अधिकाधिक तालमेल स्थापित कर बच्चों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराया जा सके। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सीएम सर के साथ। उन्होंने हमारे ऐसे छोटा सा काम और छोटा सा गांव हमारी ऐसी पहचान है कि जो कि सबको नहीं मिल सकती, ऐसे वहां से उठाकर हमें यहाँ पर लेकर आए और ये सम्मान दिया, वो अनफॉरगेटेबल है, अविस्मरणीय है। अभी तो हमारी जिम्मेदारियां और ही बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ आकर सर ने वो सम्मान दिया है कि यहाँ जाकर हम सबके लिए प्रेरणा बन सके, तो हमें वहाँ पर जाकर और भी दुगना काम करना पड़ेगा, जिससे लगे कि हाँ वो अभी हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। ये जो फंक्शन था ये गुजरात में शायद पहली बार हुआ है कि किसी सीएम ने आज टीचर को बुला के उनके प्रतिभाओं लिए, और वो सारे टीचर जो काम कर रहे हैं वो उन्होंने उनके साथ संवाद किया, और हमें भी अच्छा लगा। हम लोग जो गांव में कर रहे थे वो हमको सीएम सर के सामने प्रस्तुत करने का मौका मिला, और ये जो कार्यक्रम है शायद गुजरात के लिए प्रेरणा रूप है, और राज्य भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं सर। इसके साथ ही शिक्षक दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में भी एक कार्यक्रम में भाग लिया और शिक्षकों को सम्मानित किया।